इसके पहले सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक से, ये बताया था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये कहां कहां यूज होते हैं, और आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बताए थे। और लास्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम वो कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा वो सेमीकंडक्टर, और जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा वो इंसुलेटर। तो आज उसको नहीं, आज एकदम एटॉमिक लेवल पे हम डिफरेंस पता करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जो कि आएगा एनर्जी बैंड से। एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल। इन एन isolated atom, the energy of an electron depends upon the orbit it is revolving in। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट में है। ये किसने कहा था? बोहर एटॉमिक मॉडल ने कहा था, बोहर्स थ्योरी है कि नहीं। एनर्जी लेवल्स बोल दिया था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स याद है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। यहां से याद है n इज इक्वल्स टू 1 है तो इसकी एनर्जी होती थी माइनस, खाली को इस तरफ लिख लो, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की बात की थी ना। n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो याद है आपको, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये बोहर ने हमें बताया था कि n की वैल्यू चेंज होगी, उसके साथ एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन पहली शेल में होगा उसकी एनर्जी ये होगी, जो इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में होगा उसकी एनर्जी ये होगी। हाँ डेफिनेटली ये किसके लिए था? एच एटम के लिए थी बातें। खैर मतलब सारे एटम्स में एनर्जी लेवल होता है, बट एक बात जो आपने वहां नहीं सोची और अब आप सोचोगे कि ये थ्योरी थी, हाँ एच लाइक एटम नहीं, ये थ्योरी थी आइसोलेटेड एटम्स के लिए, और रियलिटी में आइसोलेटेड एटम्स तो होते ही नहीं है। हाँ मिल सकते हैं डिस्कवरी वगैरह के लिए, बट अदरवाइज तो एटम्स क्रिस्टल में मिलते हैं हमेशा। सिंगल सिल्वर का एटम कहां मिलता है? सिंगल कॉपर का एटम कहां मिलेगा आपको? सिंगल सिलिकॉन का एटम कहां? आपको तो क्रिस्टल मिलते हैं, बने बने पीस मिलता है एक, है ना। तो यानी ये जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, ये शायद क्रिस्टल में अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये सिंगल एटम का है। और हम पढ़ने जा रहे एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में एनर्जी लेवल नहीं होता है ना। इन आइसोलेटेड एटम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स are present like straight lines। एक लाइन के बराबर, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गोल गोल घूमता है। खैर मतलब एक लाइन के बराबर एनर्जी लेवल होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो माइनस 13.6 एग्जैक्ट होगी या माइनस 3.4 एग्जैक्ट होगी। आपने एक, ध्यान सुनो, आपने एक एटम उठाया, सपोज कर लो सिलिकॉन का, मान लो सिलिकॉन पे भी यही एनर्जी है, वैसे तो अलग होगी सिलिकॉन की, ठीक। आपने एक एटम सिलिकॉन का उठाया, उसके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आपने देखा, सबसे अंदर जो है n इज इक्वल्स टू 1, उसकी एनर्जी माइनस 13.6। दूसरे सिलिकॉन के एटम को उठाया, उसके इलेक्ट्रॉन को देखा जो एकदम अंदर छुप गया बैठा है n इज इक्वल्स टू 1 में, उसकी एनर्जी माइनस 13.6। तीसरे की भी, चौथे की भी, और जितने भी एटम उठाओगे सबकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे पहली शेल में माइनस 13.6। वेरी ट्रू। पर यही एटम्स मिलके जब क्रिस्टल बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। तब एक स्ट्रेट लाइन से आप एनर्जी नहीं, तब आपको एक बैंड बनाना पड़ेगा। तो ये समझाने जा रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ आइसोलेटेड एटम। एक तो पता है ये बैंड थ्योरी ना, इसको बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। बैंड थ्योरी ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी अपनी तरीके हैं बैंड बनाने के, सेम भी नहीं होती, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाई जाती है। चलो खैर, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। अच्छी किताबों में, एनसीईआरटी में इसका नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ सिलिकॉन जर्मेनियम का एग्जांपल है, वो भी बताएंगे हम। इसका एचसी वर्मा में दिया हुआ है एग्जांपल ऑफ सोडियम। तो सपोज कर लो कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, सपोज
वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। इतना ज्यादा, अरे यार 1 मोल इतना सा तो होता है। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स यानी करीब करीब 6 इंटू 10 टू द पावर, अरे यार सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूं, 6.022 नहीं, 6 इंटू 10 पावर, करीब करीब 10 की पावर 23 आइटम्स है हमारे पास। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो बताओ 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, इतना सबको पता है। 2 2 4 6 10 1 11, एक एटम। आइसोलेटेड स्टेट में अगर मैं सोडियम के एनर्जी लेवल्स बनाऊं, चलो सबको बनाते हैं। तो आइसोलेटेड स्टेट में मान लो यहां सोडियम का न्यूक्लियस है कहीं, सबसे पहले मान लो हो गया मेरे पास 1s, इसके बाद हो गया 2s, इसके बाद हो गया 2p और उसके बाद हो गया 3s। ऐसा होगा। ये किस स्टेट में है बच्चों? ये आइसोलेटेड स्टेट में है। हर एटम के लिए सेम होगा, सबके 1s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यही, सबके 2s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो भी यहां पे लिखा हो 13.6 जो भी हो डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा अगर क्रिस्टल बन जाए तो, अगर क्रिस्टल बन जाए तो क्या होगा कि हर सोडियम के एटम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अगल बगल बहुत इंटरेक्शन करेगा, और बहुत इंटरेक्शन करेगा तो उसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम, यानी ये जो सिंगल लाइन आपको दिखाई पड़ रही थी, ये जो सिंगल लाइन आपको दिखाई पड़ रही थी, ये स्प्लिट टाइप की हो जाएगी और इसमें से बन जाएंगे ढेर सारे एनर्जी लेवल्स। एक सिंगल लाइन से बन गए ढेर सारे एनर्जी लेवल्स जो कि बहुत क्लोज हैं। आई रिपीट, जो कि बहुत क्लोज है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा कितनी लाइंस बनेगी ये कोई बताएगा? सोचो सोचो सोचो, कितनी लाइंस बनेगी, सोच के बताओ। क्या हर एक आउटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूनिक होने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि सबकी पोजीशन यूनिक, सबका इंटरेक्शन थोड़ा तो डिफरेंट है। यानी अगर सोचो ध्यान से तो यहां पे मेरे ख्याल से 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस बनने वाली हैं, और 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस बनेंगी विद इन अ विड्थ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो विड्थ है ये 1 ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने 13.6 का 10 हो गया या इधर 15 हो गया 16, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से 0.5 ऊपर जा सकते हैं, 0.5 नीचे, बस इतना ही होगा अगल बगल से। यार पड़ोसियों से इतना ही फर्क पड़ता है, अपने घर से इंसान बंधा होता है। तो 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस बनी, अरे 6 इंटू 10 की पावर, समझ रहे हैं हम भी, 6 इंटू सर 10 की पावर 23 एनर्जी, हाँ ठीक समझ रहे हैं, उसकी भी 6 है ना, सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं, करीब करीब 10 की पावर 23 एनर्जी लाइंस इतने में। तो क्या तुम्हें एनर्जी लाइंस दिख रही होंगी कि बैंड लिख रहा होगा? एनर्जी लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर which appears as a band, and इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एनर्जी बैंड आइसोलेटेड एटम में होगा कि क्रिस्टल में? क्रिस्टल में। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इंटरैक्शन अगल बगल से भी होने लगता है, अगल बगल से होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या बढ़ जाती है घट जाती है। हर इलेक्ट्रॉन अलग है तो सबकी एनर्जी लेवल अपनी अपनी अलग अलग होगी। अच्छा, दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? इसमें कितनी लाइन है? 10 की पावर 23, ये विड्थ कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स अप्रोक्सीमेटली क्या 10 की पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा? अब यार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 23 में डिवाइड हो जाएगा तो 10 की पावर -23 नहीं हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 की पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इन दोनों के बीच में 10 पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेक्यूटिव के बीच। इतनी पास लाइन है ना कि दो लाइंस के बीच का डिफरेंस, जैसे आइसोलेटेड एटम्स में, बोर तो नहीं रहा, आइसोलेटेड एटम्स में डिफरेंस -13.6, -3.4, -1.51 है, डिफरेंस है। यहां दो लेवल के बीच का डिफरेंस -10 की पावर 23, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड इनटू 10 पावर 23 पार्ट्स। सो ये लाइंस नहीं दिखने वाली है आपको, ये आपको एक बैंड विच अपीयर्स एज अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड।
आपको ये डिस्क्रीट लाइंस नहीं दिखने लगेंगी आपको, जबकि है डिस्क्रीट एक्चुअल में। डेफिनेटली हर एटम की अपनी, हर इलेक्ट्रॉन की अलग एनर्जी है, पर आपको अपीयर होगा एनर्जी में। स्प्लिटिंग इनकी भी होगी पर उससे कम। ये समझ में आ रहा है? अंदर वाले लेवल्स कम डिस्टर्ब होंगे अगल बगल से ना। जैसे 1s तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना होगा। 1s को अगर हम क्रिस्टल में भी बनाए तो 1s ऐसा ही बना क्रिस्टल में, स्प्लिटिंग ना हुई इसकी, वहां तक इंटरैक्शन ही नहीं जा रहे। 1s कहां अगल बगल से, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद 1s, इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां बगल वाले से कुछ इंटरैक्शन कर पाएंगे यार? तो ये तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन, करीब करीब। 2s थोड़ा सा आके फैल जाता है, तो 2s आके थोड़ा सा यहां पे फैल गया, एनर्जी बैंड इनका भी बन गया, चलो है ना। 2p की बात करें तो 2p भी थोड़ा फैल गया, इनका भी एनर्जी बैंड बन गया। तो विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड आप देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाओगे कम होता जाएगा, ठीक है। इसमें भी 10 की पावर 23 लाइन है, बट इसमें स्पेसिंग बहुत ही कम है, इसमें ज्यादा एनर्जी अप या डाउन नहीं हो पाई, क्योंकि इनके इंटरैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, इनके एनर्जी में उतना चेंज नहीं हुआ जितना आउटर वाले के होता है। तो जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाओगे विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड कम होती जाएगी। क्रिस्टल में सबसे ज्यादा कहां दिखता है? आउटर में। द इनर इलेक्ट्रॉन्स नियरली, ये एनसीईआरटी की लाइन है, रिमेन unaffected by neighboring atoms। तो एनसीईआरटी ऐसा बोलती है ना, हमने बोल दिया। तो और आप अपने सिलेबस में सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ोगे, आप अपने सिलेबस में यही पढ़ोगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन ही स्प्लिट करता है। सारी कहानी हमको किस पे पढ़नी है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। हमें सिर्फ वैलेंस शेल की बात करनी है, हमें सिर्फ आखिरी शेल की बात करनी है, ठीक है। विड्थ ऑफ बैंड नीचे नीचे जाते हुए कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि इंटरैक्शंस इतने ज्यादा नहीं हो पाए, ठीक है। ये 2s का बैंड, ये 2p का बैंड और ये 3s का बैंड। नोट कर लीजिए व्हाट इज दिस? एनर्जी बैंड। अच्छा, एनर्जी बैंड के अंदर भी दो चीजें आई, एक है कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड, वो भी समझते हैं। ध्यान से देखो, सोडियम में ये जो आखिरी शेल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसमें मेरे ख्याल से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एनर्जी बैंड क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? विड्थ सब समझ ठीक। मेरे ख्याल से 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2p में कितने हो सकते हैं? 6, तो ठीक है, पूरा भरा हुआ दिखाया। 2s में कितने हो सकते हैं? 2 पूरा भरा है। 1s में कितने? 2 भरा है। तो 3s पूरा भरा नहीं है, तो 3s को ऐसे तो आप यहां ऐसे दिखा दे रहे हो, नोट कर लो, फिर से बनाते हैं एक बार, पॉज करके नोट कर लो पहले, मिटा रहे। किसी को डेफिनेशन बता पाओगे एनर्जी बैंड की क्या होती है? इन आइसोलेटेड एटम्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एज द एनर्जी लेवल इन विच दे लाई, एंड दोज एनर्जीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, बट इन क्रिस्टल एटम्स कम क्लोज एंड the outer electrons या electrons of an atom interact with neighboring nucleus as well as neighboring electrons, and hence the energy of electron either slightly increases or slightly decreases. Each electron has a unique position in a crystal, hence each electron will have unique interaction and hence unique energy level. These energy levels are so close to each other that they appear as a continuous energy band. ये बना के दिखा देना, मिटा रहे? अच्छा, तो हम क्या बता रहे थे कि इसी एनर्जी बैंड के अंदर कहानी थोड़ी और बढ़ाते हैं, इसे बना लिया होगा ये। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों 3s पूरी तरह से फिल तो नहीं है, 3s तो यार आधा ही भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे। तो एक्चुअल में जो 3s का डायग्राम एनर्जी बैंड का बनना चाहिए, एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। यहाँ पे है एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेकेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे बना देते हैं, चलो एनर्जी लेवल लाइंस तो हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये फील्ड है और वो वेकेंट है, हाफ फील्ड है ना 3s, हाँ तो वेकेंट है। तो ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जिस आखिरी एनर्जी बैंड, नीचे भी एनर्जी बैंड है ना जी, ये नीचे वाला पूरी तरह से भरा हुआ है, इसके नीचे वाला भी पूरी तरह से भरा हुआ है, और उसके नीचे वाला जो लाइन है वो भी भरा है, ठीक है। अच्छा, दिस इज आर 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p एंड दिस इज 3s। जो आखिरी आपका एनर्जी बैंड है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है,
उसको आप बोलते हो वैलेंस बैंड। अभी डेफिनेशन बताएंगे थोड़ी देर बाद और, ठीक है, फिर से अभी एक और एग्जांपल लेंगे। और वैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी का बैंड है, यहां पे एनर्जी लेवल्स तो हैं बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो वैलेंस बैंड के ऊपर का बैंड है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब यहां तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे 3s ही इसका वैलेंस। अब इसमें पता है कई किताबें गलत बताई हैं 100%। कई किताबें बोलती हैं कि सोडियम के लिए 3s होता है वैलेंस बैंड और 3p होता है ऐसा कंडक्शन बैंड। अगर कोई ये बता रहा है गलत बता, यही इसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। तो यहां तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। कई बार बाउंड्री होती है, मतलब सेपरेटेड होते हैं, एनर्जी गैप होता है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर का लेंगे। थोड़ा बहुत आप समझे कि वो बैंड, एनर्जी बैंड जिसमें फाइनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड। हाँ, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। बस वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड वो कंडक्शन बैंड। बेटा रे थोड़ा बहुत समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपना वैलेंस बैंड, इसको हम मान लेते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, हमने एकदम बार जैसा बना लिया, इसको हमने मान लिया कंडक्शन बैंड, है ना, एकदम सिंपल डायग्राम बना लिया। मान लेते हैं कि वैलेंस बैंड हमारा भरा हुआ है और मान लेते हैं कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है। वैलेंस बैंड की जो आखिरी एनर्जी है उसको बोलते हैं ईवी, और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है उसको बोलते हैं ईसी। ठीक है, यहां पे एनर्जी है वाई एक्सिस पे। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है दैट इज कैपिटल ई जी, या जिसको आप बोल सकते हो एफ ई जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और डेफिनेशन लिखते हैं क्या करके, वैलेंस बैंड, देखो ऐसे तो बोल सकते हो कि वो बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे बोला जाता है रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electrons in a crystal। रेंज ऑफ एनर्जी है ना, क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कोई एक डिस्क्रीट एनर्जी या उसकी एक लाइन वाली एनर्जी तो होगी नहीं, अलग अलग होगी, रेंज ऑफ एनर्जी होगी। समझ रहे हो? अगर आप एक सिंगल एटम सिलिकॉन का रहते और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछते, हम बता देते आइसोलेटेड एटम की। आप बोलो कि सर मेरे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, आप बताओ कि इस वाले एटम के वैलेंस शेल की एनर्जी क्या, हम कहेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग। तो रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electrons in a crystal is called valence band। ये डेफिनेशन है। ठीक, it contains simple valence electron, सिंपल डेफिनेशन ये है, that energy band which contains valence electron। तीसरी बात सुनो, इन इलेक्ट्रॉन से आप कंडक्शन नहीं कर सकते। these valence band electron do not या कैन नॉट कंडक्ट, ऐसे लिखो, these electrons, these VB लिख दूं, वैलेंस बैंड को बोलते हैं VB, ठीक है, कंडक्शन बैंड को बोलते हैं CB। These valence band electrons do not participate in electrical conductivity। हाँ, वैलेंस बैंड भरा है वो या खाली हो, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये एक्चुअल में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो कंडक्शन बैंड की जो एग्जैक्ट सही डेफिनेशन है, वैसे तो मैं पहली डेफिनेशन ही लिख दूंगा, रेंज ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय, बट रुक जाओ, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है द बैंड अबव, द एनर्जी बैंड अबव
वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है इसकी। बाकी आप किताब में देखोगे तो आपको शायद कहीं ये भी मिल जाए, रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by free electrons in a crystal। देखो, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, क्या पता आप थोड़ी सी एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी पहुंच जाए। है? तीसरी बात, इट कैन, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट हियर। इसीलिए मैंने पहली डेफिनेशन बोली, ज्यादा सही है ना। इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट एग्जिस्ट हियर। चौथी बात, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो कंडक्टिविटी की कहानी है वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बंधे हुए हैं, जैसे ही वो कूद के वहां पहुंचते हैं फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन के एक वो रीजन में आ गए, अब वो कंडक्शन कर सकते हैं। ये हुआ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। उनके बीच में क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। उसको भी समझते हैं, नोट कर लें इसको, पॉज करके, पॉज करके नोट करें। मिटा रहे 1 2 3 4 5, मिटा रहे 1 2 3 4 5। ओके, चलो तो अब बात करने जा रहे हैं हम Eg, और ऐसे भी लिखा होगा डेल्टा Eg और FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, दिस Eg इज इक्वल्स टू EC माइनस EV। कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है उसमें से वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को माइनस कर दो। कई लोग बोलते हैं द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो कई बच्चे सोचते हैं कि बीच से डिफरेंस लेना, नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है क्या? कहानी तो समझ ही गए हो। इलेक्ट्रॉन्स में गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड may gain energy, electrons in valence band may gain energy and jumps to conduction band. The electron cannot be found in the region between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये ना प्रोहिबिटेड एनर्जी लेवल्स हैं, फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स हैं, यहां आना मना है, ये शैतान का घर है ना। सम एनर्जी लेवल्स in between valence band and conduction band are forbidden, है ना, restricted, prohibited for electrons। इसी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है?
these energy levels are together known as forbidden energy gap। और यही एनर्जी गैप डिफरेंस समझाएगा इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स का। अगर ये गैप जीरो है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्शन बैंड में बढ़िया है, कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल। अगर गैप कम है, मतलब जीरो है, तो तुरंत अवेलेबल। अगर गैप बहुत बड़ा है, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पा रहा, वहां जाके नाच नहीं पा रहा। नाचेगा तभी तो कंडक्ट करेगा, वहीं तो फ्री होगा। यहां तो बंधा है, माँ बाप ने बंदिशें लगा रखी है, तो वो इंसुलेटर बन गया। और अगर गैप बीच का है तो सेमीकंडक्टर। चलो मिटा रहे हैं, लिखो 1 2 3 4 5, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 5 लिखो। डिफरेंस बिटवीन, अब एक्चुअल डिफरेंस आया, बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, जैसे लिखना चाहो। एनर्जी बैंड से ही कहानी सारी समझे हो। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। यहां पे हम ले लेते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स, उसके बाद हम ले लेते हैं सेमीकंडक्टर्स, और लास्ट में ले लेते हैं इंसुलेटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, ये हो जाता है, मतलब जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है। वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम वैल्यू थी ईवी, और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम वैल्यू थी ईसी, वो ईसी ईवी के नीचे आ गया। इलेक्ट्रॉन को कूदना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, ईसी ईवी के नीचे है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स या गुड कंडक्टर्स जो भी हैं, उनकी कहानी ऐसे ही है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg इज नियरली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन readily jumps to conduction band from valence band and conducts electricity। जैसे होल भी कंडक्ट करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस जगह को बोलते हैं होल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे होल्स नीचे, एक्चुअल में होल्स रुके हैं ऐसा दिखता है नीचे। चलो अब आगे लेक्चर में समझेंगे। ये हो गया कंडक्टर्स। अच्छा, एक्चुअल में बोला जाता है कंडक्टर्स की यही कहानी, ठीक है। एनर्जी गैप जो होता है इनका लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अच्छा, फिर आए सेमीकंडक्टर्स। इनमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस है इनमें। ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड, है दूरी है थोड़ी। इनमें एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है एंड दिस एनर्जी गैप इज नियरली इक्वल टू, या ऐसे ले लो, इस एनर्जी गैप नियरली इक्वल टू, एग्जांपल देते हैं, शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलते हैं अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है तो हम मान लेंगे कि सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में ये एनर्जी गैप होता है नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप जर्मेनियम की बात करो तो जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप होता है नियरली 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसको हटा दो, ये कंडीशन है किसी किताब में लिखी, इसको 0 रहने दो, है ना, वरना आप फिर कहोगे 1 से कम है तो कंडक्टर क्यों नहीं बन गया। अच्छा, तो यहां हो गया करीब करीब 0, यहां हो गया 3 से कम हो 0.74, 1.1 ऐसे, बढ़िया, ये भी कंडक्टर अच्छे हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग इवन एट
रूम टेम्परेचर भी काम बन जाएगा, रूम टेम्परेचर पे भी काम बन जाएगा, इतना अच्छा नहीं बनता पर बन जाता है, थोड़ी डोपिंग वोपिंग करते हैं, थोड़ा इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं और अच्छे से काम बनता है। रूम टेम्परेचर ऑन सराउंडिंग जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और उसके बाद इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही है यार, बीच में ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंसुलेटर्स में क्या है कि ये बाउंड्री देखो, कंडक्टर्स के लिए कितना 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर्स के लिए कितना लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर में यही फासला बड़ा हो जाता है। ये डिफरेंस है साफ साफ, इसमें फासला कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। इसमें जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का आप देखोगे 5.5 5.56 दिया रहता है, तो नियरली एनर्जी गैप डायमंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये रूम टेम्परेचर पे भी काम नहीं बढ़ेगा, है ना। इट हैज टू बी heated at high temperature to excite, है ना, मतलब जंप कराना वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्शन बैंड। आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो ऊपर जा ही नहीं सकता, ये तो फॉरबिडन एरिया, कंडक्शन बैंड तक पहुंचना, पहुंच नहीं पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के क्रिस्टल में। कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है दे ओवरलैप, सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप का डिफरेंस है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। एग्जांपल दिया सिलिकॉन 1.1, जर्मेनियम 0.4। तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत अगल बगल सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, थोड़ी इंप्योरिटी और डाल दोगे बढ़िया काम बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में गैप बहुत बड़ा है साहब, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा कह रहे हैं, कई किताबें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा भी लिखती हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। डायमंड का जैसे एग्जांपल दिया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बहुत हीट करना पड़ेगा। हाँ, बहुत हीट करके इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को आप कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं। एट 0 केल्विन बात करोगे तो सेमीकंडक्टर्स में भी ये बैंड खाली रहता है, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच पाते हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रूम टेम्परेचर वो खाली बनेगा, समझ गए। मतलब दुनिया में कोई भी मटेरियल कंडक्टर बनाया जा सकता है, बट उसको सही अमाउंट ऑफ हीट दे दी जाए तो कोई भी बच्चा सुधारा जा सकता है, उसको सही अमाउंट ऑफ प्यार दे दिया जाए तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक बताएंगे, बट बेसिकली आपको एक्सट्रिंसिक के अंदर पी टाइप और एन टाइप समझना है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।